Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and today I am back with another important lecture and topic of UGC NET. ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत 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 ज़रूरी होते हैं बट ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम एंड ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछता है. ऑल्सो ये जो PYQ 2019 एंड 2020 जो मेरी लेक्चर सीरीज इसका मतलब क्या है, तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाई यू शुड वॉच माय चैनल या मेरी वीडियोस से आप क्यों पढ़े. तो ये जब आप आगे देखोगे ना तो देर आर मेनी क्वेश्चंस जितने जो मेरे लेक्चर सीरीज से जो पिछले PYQs में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, एंड अगर आप मेरा लेक्चर सीरीज देखो तो after that you'll be able to answer those. That is why I have brought those questions also here. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बट उससे पहले विल डिस्कस द थ्योरीज ऑफ इमोशन. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना. ऐसे में बहुत सारे आई हैव सीन इट्स अ न्यू चैनल, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लोगों ने सब्सक्राइब किया है बट येस जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इमोशंस, इसका अगर हम इसके सिलेबस में देखें तो सिलेबस ऑल्सो हैव ब्रॉट, दिस इज यूजीसी नेट का सिलेबस जहाँ पर दिया हुआ है कि थ्योरीज ऑफ इमोशंस आपको पढ़ना है एंड उसमें स्पेसिफिकली इट्स गिवन कि जेम्स लैंजे, कैननबार्ड, स्कैटरसिंगर, लजारस एंड लिविंगस्टे की थ्योरी आपको पढ़नी है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव ब्रॉट टू थ्योरीज, जेम्स लैंजे एंड कैननबार्ड. स्कैटरसिंगर, लजारस, लिविंगस्टे की अनदर लेक्चर में यू विल सी द वीडियो. अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द इमोशंस, सबसे पहले हम फंडामेंटल इमोशंस की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फंडामेंटल इमोशंस क्या हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक इमोशंस. एंड बेसिक इमोशंस जो है वो एकमैन ने दिया था. ऑल्सो ही वॉज द पर्सन हु यूज्ड बेसिक इमोशंस एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो समटाइम्स आस्क्ड कि ये बेसिक इमोशंस जो हैं कितने टाइप के होते हैं या एकमैन ने कितने टाइप के बेसिक इमोशंस दिए थे. तो एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज, क्योंकि ये इमोशंस का हम वी आर स्टार्टिंग विद द थ्योरीज ऑफ इमोशन, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशन एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंसर्टेड इट हियर. दूसरा बात क्या है कि कॉग्निटिव अप्रेजल. ऐसे तो कॉग्निटिव अप्रेजल जो है वो स्कैटरसिंगर की थ्योरी में दिया है, टू फैक्टर थ्योरी में, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन है. बट यहाँ पर भी कॉग्निटिव अप्रेजल का डेफिनेशन आई हैव ब्रॉट कि जो इंटरप्रिटेशंस हमारे इमोशंस को अकम्पनी करते हैं, जो उनके साथ आते हैं जब हम कॉग्निटिवली चीज़ों को, इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, राइट. दिस इज नोन एज कॉग्निटिव अप्रेजल. कॉग्निशन इन्वॉल्व्स ऑल द functions of mind, decision making, problem solving, attention, memory, all of these. अब इससे पहले कि इसको शुरू करें, जस्ट रिकॉल फॉर द मोमेंट एक सिचुएशन जहाँ पे यू हैव एक्सपीरियंस एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स आपने एक्सपीरियंस किया है. लाइक जैसे यू वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक पैनिक में यू जस्ट वोक अप, राइट, क्योंकि हमने एक आवाज़ सुनी दैट मेड यू थिंक कि कोई आपके अपार्टमेंट में कोई घर में घुस आया. maybe you were calmly cruising down a street in your neighborhood कि एक another car suddenly it pulled out in front of you and आपको उसने फोर्स किया कि you slam on your brakes और आपने तुरंत आपने ब्रेक दबाया कि एक्सीडेंट ना हो. सो यहाँ पर what you did was कि इमोशनल रिएक्शन जो था वो कई हद तक फिजिकल था. द इमोशनल रिएक्शन हेयर वॉज इन लार्ज पार्ट फिजिकल, है ना. तो हम ये रिमेंबर करें, जैसे हमारा हार्ट जो है पाउंड होने लग गया, यू फेल्ट स्टिक टू योर स्टमक, सांस लेने में दिक्कत आई. तो ये क्या है कि यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें होती है तो दिस इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इमोशन. हम यहाँ पे क्या हमने एक्सपीरियंस किया, द फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इमोशन. और जो फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इमोशन होता है उसे हम अराउजल कहते हैं. तो अराउजल क्या है, द फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इमोशन इज नोन एज अराउजल. जब हम अराउज्ड होते हैं, राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अराउज्ड, द फिजियोलॉजिकल
पार्ट ऑफ इमोशन। और फिजियोलॉजिकल पार्ट क्या होगा, जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में, बॉडीली चेंजेस जो होते हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में सोचे तो यू माइट वंडर कि किस ऑर्डर में वो इवेंट्स हुआ। मतलब क्या पहले हमें मेरा फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हुआ या पहले मैंने इमोशंस फील किया। व्हाट यू लाइक जो अराउजल था, क्या वो पहले आया या फिर वो इमोशन के साथ आया। तो ये इन दोनों की थ्योरी से लिंक्ड है। पहले अराउजल आना जो है वो जेम्स लैंजे ने बोला था, एंड अलोंग द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन आना कैनन बार्ड ने कहा था, राइट। सो डिड द अराउजल कम बिफोर? अराउजल केम बिफोर का मतलब होता है कि फिजियोलॉजिकल जो हिस्सा था, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे, क्या वो इमोशन एक्सपीरियंस करने के पहले आए। तो ये जेम्स लैंजे की थ्योरी में यू विल सी। एंड क्या वो जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो आपके इमोशन के एक्सपीरियंस के साथ आया। दिस इज कैनन बार्ड का थ्योरी। तो साइकोलॉजिस्ट ने 3 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशन दिया था जो इसमें अंतर रखते हैं इन टर्म्स ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड रोल ऑफ अराउजल। मतलब अराउजल के रोल में जो चेंजेस हैं वो हर थ्योरी में अलग अलग है। तो इस बेसिस पे 3 थ्योरी आई थी, जेम्स लैंजे, कैनन बार्ड एंड स्कैटर-सिंगर। इस वाले में we will study James Lange and Cannon-Bard का theory. Now one more important part of emotion is the Darwin's theory of emotion. Now Darwin ने survival of the fittest भी दिया था, also Darwin का evolutionary theory भी थी। तो जो पहला इवेंट अगर बायोसाइकोलॉजी ऑफ इमोशन में देखा जाए तो इनकी 1872 में ही पब्लिश्ड अ बुक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। और यहाँ पे ही आर्ग्यूड दैट पर्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज, जैसे जो ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेम इमोशनल रिस्पॉन्स को, स्टेट्स को एकम्पनी करते हैं इन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। मतलब हर मेंबर में सेम इमोशनल स्टेट होती है। एंड उन्होंने बोला कि ये जो इमोशंस का जो एक्सप्रेशंस होता है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, राइट। तो द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का मतलब होता है द वे वी एक्सप्रेस द इमोशन, राइट। जैसे कि हमने इमोशन को एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने बोला कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, यानी जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं दूसरे बिहेवियर की तरह, ये भी इवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है। एंड इनकी जो थ्योरी थी ये 3 मेन आइडियाज से बनी थी। क्या कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है वो उन बिहेवियर से इवॉल्व करते हैं जो इंडिकेट करता है कि अब अगला वो एनिमल क्या करेगा, राइट। दूसरा, जो सिग्नल्स ये बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं ये एनिमल्स को बेनिफिट करता है और ये इस तरीके से इवॉल्व होता है कि उनका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। और तीसरा कि जो ऑपोजिट मैसेजेस होते हैं वो ऑपोजिट मूवमेंट एंड पोस्चर से सिग्नल होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एंटीथीसिस, राइट। The opposite messages are often signaled by opposite movement and postures. That is, तो डार्विन का थ्योरी बेसिकली थ्रेट डिस्प्लेस का बात करता है। इससे पहले क्या होता था, ओरिजिनली एक जो एनिमी है वो पहले उठ जाता था एंड देन वो अपने वेपन्स को एक्सपोज कर देता। दीज वर द अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉम्बैट। लेकिन आज क्या है कि आज जो एनिमीज, लेकिन जब एनिमीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया वो बिहेवियर कि अगर हम ये बिहेवियर करेंगे तो ये एग्रेशन है, अग्रेशन का एक सिग्नल है, तो एक सर्वाइवल एडवांटेज ये क्या आ गई कि जो अटैकर्स हैं वो अपने अग्रेशन को कम्युनिकेट करना उन्होंने चालू कर दिया अच्छी तरीके से। और वो सिर्फ इंटिमिडेट करते थे बिफोर एक्चुअली फाइटिंग। मतलब वो एक्चुअल में दे आर नॉट फाइटिंग बट दे आर जस्ट इंटिमिडेटिंग। तो एक थ्रेट डिस्प्ले आ गया और जो एक्चुअल कॉम्बैट है वो कम हो गया। तो दिस वॉज द मेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इमोशन। इनका ये 3 बेसिक आइडियाज था। अब जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक जो सबसे जिसके लिए ये वीडियो मेन है, जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड का थ्योरी। तो जो पहली फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन था दैट वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय जेम्स एंड लैंजे 1884 में। नाउ जेम्स लैंजे थ्योरी बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो इमोशन इंड्यूसिंग सेंसरी स्टिमुलस है दे आर रिसीव्ड एंड दे आर इंटरप्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स। मतलब पहले जो है जो इमोशन इंड्यूसिंग स्टिमुलस होगा उसे हम रिसीव करते हैं, देन हमारा कॉर्टेक्स उसे इंटरप्रेट करता है। देन देयर आर चेंजेस इन द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं
राइट। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? द विसरल ऑर्गन्स आर द पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज जो इनवॉलेंट्री होता है इन नेचर, राइट। जैसे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम्स इनवॉलेंट्री इन नेचर है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद होता है। जो डाइजेशन है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, इट इज हैपनिंग on its own, involuntary. Dilation of pupil, all of these are involuntary movements. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है, और जो सोमैटिक होता है वो वॉलंटरी होता है। तो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन को हमारे ब्रेन में ट्रिगर करते हैं। तो पहला क्या हुआ कि पहला जो इमोशनल इंड्यूसिंग सेंसरी स्टिमुलस है वो रिसीव हुआ, फिर वो इंटरप्रेट हुआ बाय द कॉर्टेक्स, देन ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो है वो ट्रिगर करते हैं इमोशन के एक्सपीरियंस को ब्रेन में। तो ये जो जेम्स लैंजे का जो बेसिक थ्योरी था, उन्होंने बोला कि इमोशन इज नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय द परसेप्शन ऑफ इवेंट। मतलब कि जब हमने इवेंट को परसीव कर लिया तो इमोशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, बट जो बॉडीली रिस्पॉन्स हम देते हैं जो उस इवेंट के वजह से कॉज हो रहा है, वो हमारे एक्सप्रेशन, हमारे एक्सपीरियंस को कॉज कर रहा है इमोशन का, राइट। सो थ्योरी स्टेट्स दैट इमोशन इज नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय द परसेप्शन ऑफ एन इवेंट। इमोशन जो है वो डायरेक्ट हमारे इवेंट के परसेप्शन से कॉज नहीं हो रहा है, बट rather by the bodily response caused by the event। जो bodily response जो cause हो रहा है इवेंट से, उससे। तो इन ऑर्डर टू, तो अगर हमें एक्सपीरियंस करना है एक इमोशन को, तो हमें क्या होना पड़ेगा कि पहले एक बॉडली रिस्पॉन्स आना चाहिए, और तब हमें इमोशन को एक्सपीरियंस करें। तो जैसे मान लो हमने कोई पॉइजनस स्नेक देखा, तो पहले क्या होगा, माई हार्ट वुड रेस, फिर हम फियर एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन हम भागेंगे। तो ओनली जब हमने इंटरप्रेट कर लिया अपने अराउजल को, देन वी एक्सपीरियंस द फियर। और अगर हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने उसको नोटिस ही नहीं किया, तो वी विल नॉट एक्सपीरियंस द इमोशन। अब बिकॉज आई यूज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक, तो आई ब्रॉट थोड़ा सा इसमें इसके बारे में कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल से रिलेटेड है, जो हमारा बॉडी में, जैसे अगर हम कोई, हमें हाथ उठाना है तो वो तभी उठेगा जब हम उठाएंगे, तो दिस इज वॉलंटरी इन नेचर, बॉडी मूवमेंट्स, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अगर हम ब्रेन उसको देखें तो क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक्स, ऑटोनॉमिक में भी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड सोमैटिक सिस्टम में तो इसमें सेंसरी एंड मोटर नर्व्स दोनों होती है, which is passing the information from brain to the body and from body to the brain। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो अनकॉन्शियसली काम करे और जो हमारे बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करे, जैसे हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेटरी रेट, पिपुलरी रिस्पॉन्स, यूरिनेशन, ऑल ऑफ दीज। और फाइट और फ्लाइट में भी ये एक प्राइमरी मैकेनिज्म कॉज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जेम्स लैंजे ने सजेस्ट किया कि ये हमारे बॉडीली चेंजेस हैं जो इमोशन के बेसिस को फॉर्म करते हैं। इट इज द बॉडीली चेंजेस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ इमोशन। जैसे अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो यू आर बिकमिंग हैप्पियर, जब हम ट्रेम्बल कर रहे हैं तो आई एम बिकमिंग अफ्रेड। तो जेम्स लैंजे ने क्या बोला कि उन्होंने यूजुअल जो कॉमन सेंस वे था थिंकिंग का, उसको रिवर्स कर दिया कि एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन का क्या रिलेशन है, कॉजल रिलेशनशिप है, कि वन इज कॉजिंग द अदर। इसको जो कॉमन सेंस थिंकिंग है उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो जेम्स लैंजे ने आर्ग्यू किया कि जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, बिहेवियर है, जो इमोशनल इवेंट ट्रिगर करता है, वो इमोशन को प्रोड्यूस कर रहा है। सो द जो एक्टिविटीज होती है, जो बॉडली रिस्पॉन्सेज होते हैं जो उस इवेंट से ट्रिगर हो रहे हैं, दे आर कॉजिंग द इमोशन और दे आर प्रोड्यूसिंग द फीलिंग ऑफ इमोशन। अब 1915 के अराउंड कैनन ने एक ऑल्टरनेटिव, ही ब्रॉट द ऑल्टरनेटिव टू द जेम्स लैंजे थ्योरी, एंड उसको एक्सटेंड किया गया, प्रमोट किया गया। उसको किसने किया? बार्ट ने। नाउ वॉल्टर कैनन, ये जो कैनन बार्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, तो वॉल्टर कैनन
एंड फिलिप बार्ट, ये पूरा नाम है, ही इन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि थ्योरी फ्लॉड है, और उन्होंने 3 रीजंस दिए कि क्यों ये थ्योरी जो है वो उससे डिसएग्री करते हैं। तो पहला ये था, ही सेड दैट पीपल कैन एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल अराउजल विदाउट एक्सपीरियंसिंग इमोशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है तो इमोशन एक्सपीरियंस करना ज़रूरी ही है, बिकॉज व्हेन लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर रनिंग, वहाँ पर भी तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट रेस हो रहा है या ब्रीदिंग हैवियर, बट देर इज़ नो इमोशनल रिएक्शन टू इट। तो ये इनका पहला चैलेंज था। दूसरा क्या था कि जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो इतने स्लोली होते हैं कि दे कैन नॉट कॉज द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। मतलब अगर एक सडनली यू आर इन द वुड्स और एक सडनली एक कोई साउंड आ गया तो तुरंत रेस्पॉन्स आएगा फियर का, और जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे फियर के, जो जनरली उसको फॉलो, उसको जनरली वो फीलिंग को फॉलो करते हैं, उसके पहले नहीं आते, राइट। मतलब उस इमोशन के, उन्होंने बोला इस इमोशन के बाद ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिकॉज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो होते हैं इन नेचर। तो जब हमें डर लगेगा, जब हमें फियर होगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ये इनका दूसरा एक्सप्लेनेशन था। और तीसरा क्या था कि पीपल कैन एक्सपीरियंस वेरी डिफरेंट इमोशन व्हेन दे हैव सेम पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। मतलब आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल, आपका बॉडीली चेंजेस हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन आप अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये इनका तीसरा था कि पर्सन, जैसे मान लो कि आपका हार्ट रेस हो रहा है, आपका रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक या तो अग्रेशन, एक या तो फियर। तो दोनों ही केस में फिजियोलॉजिकल अराउजल या बॉडली एक्सपीरियंसेस सेम है, बट इमोशन अलग अलग है। तो दीज वर द 3 थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अफ्रेड होंगे तो कुछ अलग होगा, एंगर होगा तो कुछ अलग होगा। अकॉर्डिंग टू तो कैनन बार्ड ने सिंपल ये बोला कि इमोशनल जो स्टिमुलस होता है इसमें 2 इंडिपेंडेंट एक्साइटेटरी इफेक्ट्स है, मींस नोबडी इज कॉजिंग, कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है कि ये उसको कॉज कर रहा है वो उसको कॉज कर रहा है, बट रैदर दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये दोनों जो होते हैं ये इमोशन की फीलिंग को ब्रेन में और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में एक्साइट करते हैं। अब एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का मतलब होता है कि किस तरह हम उसे शो करते हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही है, हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस दिखते हैं, हार्ट ट्रेम्बल होना, ब्रीद होना, दीज आर वी कैन सी दीज थिंग्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन क्या है, विजिबल चीज़ है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन किससे रिलेटेड है, अराउजल से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट इज हैपनिंग इन द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों जो है एक साथ हो रहा है। तो कैनन बार्ड थ्योरी जेम्स लैंजे थ्योरी से क्यों अलग है, क्योंकि कैनन बार्ड थ्योरी जो है वो इमोशनल एक्सपीरियंस और इमोशनल एक्सप्रेशन को दोनों को पैरेलल प्रोसेस मानती है, और इनका कोई भी डायरेक्ट कॉजल रिलेशन नहीं होता है, मीन्स नो बडी इज कॉजिंग वन अनदर। ऐसा नहीं कि इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज कॉजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, और एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन इज कॉजिंग एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, और लाइक दिस। तो ये नहीं है, कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। सो कैनन बार्ड थ्योरी क्या आर्ग्यू कर रही है कि वी एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशन एट द सेम टाइम, दोनों जो है वो सेम टाइम पर होता है। कैनन ने कैट्स पर ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि जो इमोशन है it occurs even if the brain was not connected to information about bodily responses which are similar। उन्होंने बोला कि इमोशन तो तब भी अकर हो रहा है अगर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड नहीं है, उन बॉडली रिस्पॉन्सेज से जो सिमिलर है इन नेचर। सेम बॉडीली रिस्पॉन्सेज बहुत सारे अलग अलग इमोशंस लाते हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में जेम्स लैंजे को जहाँ पर चैलेंज किया था कि हो सकता है कि सेम बॉडली रिस्पॉन्स हो लेकिन अलग अलग इमोशन हो, है ना। when your heart is racing you may be excited, you may be angry or in love। तो ब्रेन जो है cannot just rely on our bodily responses to know which emotion they are experiencing, right। तो ऐसा जो है वो ब्रेन हमारा बस इस बॉडली रिस्पॉन्सेज पर रिलाई नहीं हो सकता है जानने के लिए कि कौन सा एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच इमोशन यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो कैनन बार्ड थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ये दोनों फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली लेकर
आती है। अब इसका एक बहुत ही ये दिस कैन एक्सप्लेन, ये कॉमन सेंस व्यू है। कॉमन सेंस व्यू मतलब जो नॉर्मल हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमने बियर को परसेप्शन ऑफ बियर, हमने जैसे ही बियर देखा हमें डर लगने लग गया और हमारे अंदर उस डर से रिएक्शंस होने लग गए। दिस इज अ कॉमन सेंस व्यू विच वी यूज इन डेली लाइफ। तो जेम्स लैंजे ने बोला कि जब हम बियर को एक्सपीरियंस करेंगे, जब बियर को हमने सामने देखा तो सबसे पहले मेरे बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे। जब ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे तब हमारे अंदर फीलिंग होगी फियर की, देन वी विल फील द फियर ऑफ द बियर। लेकिन कैनन बार्ड ने बोला कि जब हम बियर एक्सपीरियंस करेंगे तो फीलिंग ऑफ फियर एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल दोनों साथ में होगा, दैट इज साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली। और यहाँ क्या है कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इज कॉजिंग द फीलिंग ऑफ फियर। तो द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज कॉजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस इन जेम्स लैंजे थ्योरी ऑफ इमोशन। तो ये थी जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड का डिफरेंस। अब जैसे एक और एग्जांपल कि यू सी अ डॉग, देयर इज अ बॉडीली रिस्पॉन्स अराउजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ फियर। अब हमने क्या बोला, आई फील अफ्रेड बिकॉज माई हार्ट इज पाउंडिंग, यानी इस इमोशन का जो रीजन था, द रीजन ऑफ द इमोशन वॉज फिजियोलॉजिकल अराउजल। और यहाँ पे जब डॉग देखा, बॉडली रिस्पॉन्स अराउजल हुआ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ, द डॉग मेक्स मी फील अफ्रेड एंड माई हार्ट पाउंड्स। तो ये दोनों देखो, दिस शोज दिस बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली। बट यहाँ पे ये क्या है, पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ एंड देन बॉडली, देन फीलिंग ऑफ इमोशन, ये अलग अलग हुआ। तो मेन डिफरेंस जो जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड थ्योरी है वो ये कहते हैं कि जेम्स लैंजे की थ्योरी जो है उसमें क्या है, द इमोशंस फॉलो फिजिकल रिएक्शंस। जो इमोशंस है वो फिजिकल रिएक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और कैनन बार्ड कहते हैं कि ये जो इमोशनल और फिजिकल है ये दोनों जो होता है वो साइमल्टेनियसली ओरिजिनेट कर रहा है, दे आर ओरिजिनेटिंग साइमल्टेनियसली, साथ में, साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली क्यों, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को कॉज नहीं कर रहा है, दे आर अकरिंग इंडिपेंडेंटली। और जेम्स लैंजे में क्या हो रहा है, पहले फिजिकल रिएक्शंस एंड देन इमोशन। दिस इज जेम्स लैंजे थ्योरी। बट कैनन बार्ड थ्योरी क्या बोल रही है, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और कैनन बार्ड थ्योरी मतलब दोनों साथ में हो रहे हैं, दे आर coming simultaneously and independently. Now this can explain this particular thing कि क्या डिफरेंस है जेम्स लैंजे थ्योरी एंड कैनन बार्ड में। तो जेम्स लैंजे थ्योरी क्या है, इट सजेस्ट दैट द इमोशंस आर द रिजल्ट ऑफ पीपल्स फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू इवेंट्स। मीन्स अगर हमने बॉडी रिस्पॉन्स को एक्सपीरियंस नहीं किया तो हम इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दिस वॉज जेम्स लैंजे थ्योरी, दैट सबसे पहले जो इमोशंस है होता है, पहले वो क्या है कि पहले जो इंसान है वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को एक्सपीरियंस करेगा इवेंट्स पर एंड देन ही विल गो ऑन टू द एक्सपीरियंसिंग ऑफ इमोशन। जैसा कि उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक there is a stimulus, right, there is a stimulus you are perceiving, after you perceive it, it is interpreted by the cortex, फिर आपके autonomic somatic में changes होते हैं and due to that change it triggers the emotional responses। तो ये जेम्स लैंजे थ्योरी थी, मीन्स द इमोशंस इज फॉलोइंग द फिजिकल रिएक्शन। लेकिन कैनन बार्ड क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दोनों को साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली लेकर आते हैं, ट्रिगर करते हैं, और यहाँ पे दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली ओरिजिनेट कर रहे हैं, यानी कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। बॉडीली रिएक्शंस यहाँ पे इमोशन का बेसिस फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल रिएक्शंस है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये पूरा नाम भी जानना जरूरी है कि विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंजे एंड वॉल्टर बी कैनन एंड फिलिप बार्ड, ये 1927 में आया था एज अ रेस्पॉन्स टू जेम्स लैंजे थ्योरी, एंड जेम्स लैंजे थ्योरी जो 1800s के अराउंड पर आई थी। अब सो दिस वाज द फाइनल जो थ्योरी था जेम्स लैंजे और कैनन बार्ड। बट आफ्टर दिस, इसके बाद ये जो 2019 एंड 20 का जो PYQs है
तो इफ यू विल सी इसमें जितने भी ये जो क्वेश्चंस आई हैव डिस्प्लेड, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज, है ना। मतलब अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी आई हैव ब्रॉट, जून 2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, और उसमें इफ यू वॉच दैट वीडियो विल बी एबल टू आंसर कि क्या इसमें है। तो रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेंथन होती है, एनहांस होती है। सेल्फ व्यूज क्या पॉजिटिव होते हैं। लाइफ फिलोसफी इज एम्बिगियस होना एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशन। तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है उसमें क्या होता है, आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल स्ट्रेंथन एंड एनहांस होते हैं, आपके सेल्फ व्यूज भी अच्छे होते हैं, बट लाइफ फिलोसफीज एम्बिग्यूस नहीं होती है। लाइफ फिलोसफीज एम्बिग्यूस, राइट, एम्बिग्यूस मीन्स कंफ्यूजिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होता। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मीन्स यू आर वेरी क्लियर, क्लैरिटी मिल जाना, एंड आप अपने पर्सनल लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हो। सो दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट। अगर ऐसे देखा जाए तो हर ऑप्शन में सी है, तो अगर सी गलत है तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। जिसमें सी नहीं है वो ऑप्शन सही है। तो इफ यू स्टडी, अगर वो वाला लेक्चर इफ यू सी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का, यू विल बी आंसर दिस क्वेश्चन। तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा, बैंडोरा का थ्योरी में सीक्वेंस, बैंड्रा की भी थ्योरी आई हैव मेड अ लेक्चर, उसमें ये पूरा इनका प्रोसेस है। अगेन द लिंक विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच, वो वीडियो भी देख लेना। बैंड्रा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, मतलब बैंड्रा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी है उसमें, सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली। जून 2019 के सेकेंड शिफ्ट में दिस वॉज आस्क्ड कि क्या इनका थ्योरी है। तो सबसे पहले अटेंशन, देन रिटेंशन, देन प्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन, ये इनका पूरा सीरीज था। एंड इट इज बीन एक्सप्लेन्ड इन बैंड्रास सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव इनके जो थ्योरी था, सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज लेटर नेम्ड एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, क्योंकि इन्होंने कॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल दिया था। और कॉग्निशन का रोल दिया था इसी वजह से अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन की बात यहाँ कही गई है, बिकॉज ये सारे कॉग्निशन के ही से रिलेटेड है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज चेंज्ड इनटू सोशल, रीनेमिंग कर ली थी क्योंकि इन्होंने कॉग्निशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। तो बैंडोरा का भी लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये चारों का अलग अलग वीडियो है। कैरल रिफ का, सेलिगमैन ने जो सिग्नेचर कैरेक्टर स्ट्रेंथन वर्च्यूज हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ऑनलाइन डिसइनहिबिशन, ये सारा जो है ऑल ऑफ दिस इज गिवन। रेजिलियंस में वाले लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज में ऑनलाइन इनहिबिशन इफेक्ट है। तो इसको अगर हम मैच करें तो कैरल रिफ ने साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बोला था, सेलिगमैन ने सिग्नेचर स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। सिग्नेचर स्ट्रेंथ या कैरेक्टर स्ट्रेंथ बोलो, दोनों सेम है। विक्टर फ्रैंकल ने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, सूलर, अभी सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेलिगमैन ने कितने टाइप्स के कैरेक्टर स्ट्रेंथ दिए थे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, कितने वर्च्यूज और कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। 7 इट वॉज लाइक बहुत सारे हैं। तो सेलिगमैन ने कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ दिए थे, कितने वर्च्यूज दिए थे, ऑल ऑफ दैट इज गिवन इन दैट वीडियो। विक्टर फ्रैंकल ने कितना, विक्टर फ्रैंकल ने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में क्या बोला है, सूलर का ऑनलाइन डिसइनहिबिशन क्या है, ऑल ऑफ दीज। दिस एग्जैक्ट, इसका आंसर was again already PYQ वाली सीरीज में दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन, जो 2019 सेकेंड शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में दिया हुआ है, दैट लिंक ऑल्सो आई विल शेयर। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का मॉडल, इनका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का भी आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, कि उन्होंने इसमें से कौन सा जो सिस्टम है वो कल्चरल बायस के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो आंसर है दैट इज द मैक्रो सिस्टम। इसकी लिंक भी आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। Again, which of the following personality test employs the lie scale? This question was also in the PYQ series, कि मिनेसोटा में और एडवर्ड में होता है और इनमें नहीं होता है। BNC में आइंसैक पर्सनालिटी प्रोफाइलर एंड मिनेसोटा। उसके बाद
पर्सनल ये बैंडोरा की अगेन बैंडोरा के थ्योरी में दिस इज अगेन गिवन. फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, ये सारा क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव में इट इज गिवन वेरी वेरी क्लियरली, एक्सप्लेन थरली. इफ यू गो एंड वॉच दैट वीडियो आई विल शेयर द लिंक, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये भी आप जाके देख लेना. फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो. रेशियो इज रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्सेज RR and interval is related to your time. तो जब आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज फिक्स्ड रेशियो. और वेरिएबल रेशियो का मतलब है कि जब जैसे मान लो 4 दिए मिल गया, 2 दिया मिल गया, 6 दिया मिल गया, तो फिक्स्ड नहीं है रेस्पॉन्स. फिक्स्ड इंटरवल मतलब फिक्स टाइमिंग के बाद मिल रहा है, और वेरिएबल इंटरवल का मतलब कि टाइम फिक्स्ड नहीं है. तो रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस द रिस्पॉन्स एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल. अनप्रेडिक्टेबल टाइम है तो ए का 4 हो जाएगा, राइट. तो अगर इससे अब मैच करोगे तो यू विल बी एबल टू मैच इट. सो दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन इन द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय इवान पावलोव. इसकी लिंक भी आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. उसके बाद ये क्वेश्चन अरेंज द पेयरिंग ऑफ यूएस एंड सीएस. यूएस एंड सीएस क्या है ये भी पूरा एक्सप्लेन्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग में. देन ऑल्सो आई विल रिपीट कि अनकंडीशनड स्टिमुलस इज योर फूड एंड कंडीशनड स्टिमुलस इज योर बेल. तो जब इसमें क्या था कि देयर वाज अ डॉग एंड देयर वाज अ क्लासिकल कंडीशनिंग को इन्होंने बनाने का कोशिश किया था कि जब बेल बजेगी तो डॉग वुड अल्टीमेटली, जब लास्ट में देयर विल बी अ रिस्पॉन्स विच विल बी अ कंडीशनड रेस्पॉन्स कि बेल बजी तो सलाइवा आ गया. क्योंकि डेली लाइफ में क्या है कि बेल बजने पे किसी को सलाइवा नहीं आता, बट हियर व्हाई द सलाइवा केम इज बिकॉज अब डॉग को पता है कि खाना आएगा. तो दिस वाज द एंटायर क्लासिकल कंडीशनिंग. लेकिन यूएस एंड सीएस यहाँ पे यू हैव टू पेयर इट इन टर्म्स ऑफ ऑनसेट ऑफ यूएस इन रिलेशन टू सीएस फ्रॉम अर्लीएस्ट, मतलब सबसे पहले. तो पहले तो आ जाएगा बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड में पहले खाना आ रहा है फिर बेल बज रही है, तो ए हो गया. साइमल्टेनियस में दोनों संग में आ रहे हैं, तो ये डिलेड में द फूड इज कमिंग एंड देन बेल थोड़ी देर बाद, और ट्रेस में तो इसको दिस एंटायर थिंग इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द क्लासिकल कंडीशनिंग lecture series of Ivan Pavlov. You'll be able to answer this question if you watch that. That link also I will share in the description. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन दिस, तो यू कैन गो एंड वॉच इट. एंड इसको जब आप वॉच कर लोगे, इसको जब आप देख लोगे, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्यों वो उसको पढ़ना चाहिए, वाई ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर्स मॉडल इज इम्पोर्टेंट, और क्यों ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे जाना चाहिए, या क्यों बैंड्रा की थ्योरी ज़रूरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ये भी पता, क्लासिकल कंडीशनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी पता है. तो उसी तरीके से ही वो लेक्चर बना है कि आप दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल्सो इन दैट कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द कॉलम आता है. ठीक है, तो आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड वॉच दैट वीडियो लेक्चर सीरीज एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट आई विल बी ब्रिंगिंग स्कैटर-सिंगर, लजारस और लिंसले का theory of emotion. Okay, do like, share, subscribe and comment.